स्वागत आप सभी का। उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं। इस बुलेटिन में उत्तराखंड की अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। उत्तराखंड पुलिस के नशा फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत हरिद्वार में पुलिस के जरिए जन जागरण के लिए नशे के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में पुलिसकर्मियों ने अपने हाथ में नशे के खिलाफ और नशे से होने वाले दुष्प्रभाव वाले होर्डिंग्स और बैनर लिए थे। पुलिसकर्मियों की इस नशे के खिलाफ ऋषिकुल ग्राउंड में हल्की पौड़ी तक निकाली जा रही रैली को एसपी सिटी पंकज गोरेला के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर एसपी सिटी पंकज गोरेला का कहना था कि 2025 में देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के अभियान के चलते हरिद्वार पुलिस के जरिए बाइक रैली निकाली गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं में नशे के खिलाफ जन जागरण का है। देवभूमि और के उसमें किए जाने के उपलक्ष्य में पुलिस द्वारा एक ये रैली आयोजित की गई है, जो हल्की पैड़ी होते हुए ऋषिकुल मैदान से स्टार्ट होकर फिर वहाँ पे वापस आएगी। ये हमारा जो है नशा मुक्ति का पखवाड़ा मनाया जा रहा है 12 से 26 जून तक। उसी के क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया, संदेश देने का प्रयास किया गया। ये संदेश ही दिया जा रहा है कि जितना भी हम नशे से दूर रहेंगे, हमारी युवा पीढ़ी दूर रहेगी, उससे जो है हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, नए उत्तराखंड का निर्माण कर सकते हैं। इसमें पुलिस विभाग के द्वारा आज ये रैली आयोजित की जाए। वहीं प्रदेश के दून मेडिकल कॉलेज में ईवीएम मशीन की स्थापना की योजना पर विचार किया जा रहा है। अस्पताल का जिक्र करें तो यहां की प्राचार्य का अगर जिक्र करें तो उन्होंने कहा है कि मशीन की स्थापना के लिए आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम यहां पर तैनात की जा रही है और साथ ही साथ दंपतियों को आधुनिक प्रजनन तकनीक की सुविधा कम लागत पर मिल सकेगी। यहां पर डॉक्टर गीता का कहना है कि ये प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल ऐसे बन जाएगा जहां निसंतान दंपतियों को आधुनिकता के तौर पर आईवीएफ मशीन के जरिए वो अपना बेबी ले सकेंगे। और ये दरअसल बात की गई है डॉक्टर गीता जैन के जरिए। सरकारी दून मेडिकल कॉलेज जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा और सर्वोच्च मेडिकल कॉलेज है पूरे प्रदेश का। तो आईवीएफ की डिमांड आपने सही कहा कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए अभी आपने देखा होगा कि सारे में जो है आईवीएफ सेंटर्स, सारे में बहुत सारे सेंटर्स आ गए हैं, लेकिन सारे प्राइवेट सेक्टर में हैं। जैसे अगर आप यूपी मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो यूपी में केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में, वहाँ पे आईवीएफ की सुविधा सरकारी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। ऐसे दिल्ली में आपकी एम्स में है और आपका यहाँ पे लेडी हार्डिंग में भी इसकी सुविधा उपलब्ध है। तो लेकिन उत्तराखंड में किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि इस बार हम लोग प्रयासरत हैं कि आईवीएफ लैब हम दून मेडिकल कॉलेज में के गांधी डिपार्टमेंट में एस्टैब्लिश करें। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के जरिए आज कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सुरक्षा और राज्य के न्याय और नैतिक प्रणाली पर सवाल उठाए गए। ज्योति रौतेला ने कहा है कि किस तरीके से उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहे हैं वो 2022 के एनसीआरबी के डेटा से समझा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ 4337 अपराध दर्ज हुए हैं, जिसमें 867 रेप और 637 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के शामिल हैं। ऐसे मामलों में बीजेपी के लोग भी संलिप्त हैं। हाल ही में बीजेपी की पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनामिका शर्मा पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने नाबालिग बेटी को अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ बार बार दुष्कर्म करने के लिए मजबूर किया, लेकिन फिर भी महिला को हरिद्वार जेल में वीआईपी सुविधा प्रदान की जा रही है। वो जेल के भीतर से फोन कॉल कर रही है, योग दिवस जैसे सरकारी आयोजनों में सम्मानित हो रही हैं। वहीं ज्योति रौतेला ने दूसरा मामला उठाते हुए कहा कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने हाल ही में सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला को जीवन संगिनी बताया, जिससे उन्होंने यूसीसी जैसे गंभीर कानून की खुलेआम अवमानना की।
पहले महिला कांग्रेस के कार्यकारिणी में लोग थे और वो सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, कोई व्यक्तिगत कारण है या स्वास्थ्य की वजह से, तो कुछ नए लोगों को हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी में और कुछ जिलाध्यक्ष हम लोग बदल रहे हैं। साथ साथ हम लोगों ने अब, क्योंकि आने वाला अभी पंचायत चुनाव सर पे है और विधानसभा का चुनाव भी बहुत जल्दी आ रहा है, तो 5 लोकसभा में 5 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ जनरल सेक्रेटरी अटैच करी हैं और हम लोग ये बरसात के बाद अगस्त से विधानसभा वाइज महिलाओं की एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि जो महिला सुरक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो स्वास्थ्य की परेशानियां, स्वास्थ्य सुविधाओं की परेशानियां पूरे क्षेत्र में है, उस पर हम लोग एक अवेयरनेस यात्रा निकालेंगे और उसकी तैयारी हमारी चल रही है। उसके लिए ये प्रभारी नियुक्त करी गई। आज हम आप लोगों को ये लिस्ट भी हम लोग रिलीज कर रहे हैं, प्रेस रिलीज कर रहे हैं, जिसमें 5 पदाधिकारी, 5 लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उनके नाम और फोन नंबर अवेलेबल है। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बंशीधर तिवारी का कद बढ़ गया है। दरअसल पहले से ही कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाल रहे आईएएस बंशीधर तिवारी को अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अपर सचिव बना दिया गया है। वो मुख्यमंत्री के बेहद करीब से नीति निर्माण में अपनी भूमिका अब निभाने वाले हैं। बंशीधर तिवारी के पास पहले से सूचना विभाग के महानिदेशक और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी एंट्री हो चली है। ऐसे में अब ये जाहिर तौर पर देखना होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी एंट्री हो गई है। ये दर्शाता है कि सिस्टम के भीतर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सराहा भी जा रहा है। अभद्र भाषा बोलने के मामले में बीजेपी ने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब देने के लिए पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। पार्टी संगठन के महामंत्री को उन्होंने लिखित जवाब दिया। उनका कहना है कि अभद्र भाषा बोलने के मामले में पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया था, जिसका उन्होंने लिखित जवाब दे दिया है और माफी भी मांगी है। साथ ही उनका कहना है कि उनके शादी को लेकर जो विवाद चल रहा था उस पर विराम लग गया है। ये उनका निजी मामला था, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कोई यूसीसी का उल्लंघन नहीं किया है। जो भी आरोप लगे हैं वो सब निराधार हैं। हालांकि बीजेपी संगठन अभी उनके जवाब का अध्ययन कर रहा है और बीजेपी प्रवक्ता का मानना है कि अनुशासन समिति उनके जवाब का अध्ययन कर आगे कार्रवाई करेगी और आगे की जांच के बाद ही जो कार्रवाई होगी वो बताई जाएगी। कांवड़ मेले से पहले जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध सोडा यूनिट पर छापा मारा, जहां गंदगी और खतरनाक रसायनों का जाल खुलकर सामने आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर न केवल सैंपल भरे, बल्कि पाया कि बिना किसी लाइसेंस के शिकंजी जैसा पेय तैयार किया जा रहा था, वो भी प्लास्टिक डिब्बों से निकलते केमिकल से, जिनका कोई स्रोत, लेबल या फिर पहचान तक नहीं है। सड़क किनारे बिकने वाले शिकंजी में सोडियम बेंजोनेट नाम के केमिकल का प्रयोग हो रहा था, जो दिखने में तो सफेद गंधहीन पाउडर होता है, लेकिन इसके सेवन से उल्टी, पेट दर्द और गंभीर गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है। गर्मी में राहत देने के नाम पर लोगों को जहर दरअसल परोसा जा रहा था। निर्देशों के क्रम में हद ऊर्जा का निरीक्षण किया कि इंडस्ट्रियल एरिया निर्मला छाव। तो ये जो सोडा बनाने वाले, लेमन सोडा बनाने वाली 2 यूनिट है, एक में इंस्पेक्शन किया था कि इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट में गंदगी पाई गई और उसमें और भी काफी कमियां पाई गई। उसको देखते हुए उसका लाइसेंस निरस्त किया है और उसको यूनिट बंद करने के लिए निर्देश किया है और उसका एक सैंपल लेकर लैब में भेजा है। तो जैसे भी उसकी रिपोर्ट होगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। और निर्मल जो छावनी है, यहाँ भी हमने इंस्पेक्शन किया, इसमें लाइसेंस नहीं मिला है इनके यहाँ और गंदगी भी पाई गई, तो इनको लाइसेंस बनाने के लिए नोटिस दिया है और जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा, नियमानुसार काम नहीं करेंगे, तब तक इनकी यूनिट बंद रहेगी। फिर एक नमूना लिया है, नमूना लेकर लैब भेज रहे हैं, तो लैब की जैसी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से काम। टूटी से जुड़ा हुआ है उसको, जो ये पानी यूज हो रहा है, वॉशरूम जो है, बाथरूम है, उसकी टूटी से ये यूज हो रहा था, तो उसको देखते हुए इनको बंद कर रहे हैं
और इसको जब तक ये प्रॉपरली नहीं करेंगे तब तक इसके में लाइसेंस नहीं, इनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और आगे भी जो कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। नाम उसमें शायद कोई ध्यान नहीं है इस समय ना। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश एक बार फिर बाबा केदार के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलों का सबब बन गई है। बीती रात मूसलाधार बारिश के चलते मनकोटिया के पास मलबा और पत्थर गिरने से शटल सेवा का मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से रुक गई। सोनप्रयाग क्षेत्र के इस रास्ते से बंद होने के चलते श्रद्धालु लगभग 24 किलोमीटर तक पैदल ट्रैक कर बाबा केदार के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। प्रशासन की ओर से मार्ग को पैदल चलने लायक बनाने की कोशिश की जा रही है और यात्रियों के ग्रुप को सुरक्षा के साथ पैदल पार करवाया जा रहा है। इस बीच गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पूरा पैदल मार्ग भी बारिश के कारण काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। ऋषिकेश से एक मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले का एक 27 वर्षीय युवक पिछले 6 साल से अपनी जिंदगी बिस्तर पर काट रहा था। न चल सकता था, न बैठ सकता था, यहां तक कि सही तरीके से शौच तक नहीं कर सकता था। वजह थी उसकी बाईं जांघ में एक कद्दू से भी बड़ा करीब 35 किलो वजनी ट्यूमर, जिसने न सिर्फ उसके शरीर को जकड़ रखा था बल्कि उसकी जिंदगी को धीरे धीरे निगल रहा था। ये कोई आम ट्यूमर नहीं था बल्कि ऐसा जटिल और खतरनाक मामला था जिसे देखकर एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर्स तक हैरान रह गए। देश में इस आकार के ट्यूमर की ये अपनी तरह की पहली सर्जरी मानी जा रही थी, जिसे एम्स ऋषिकेश के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ने बड़ी हिम्मत और सूझबूझ के साथ अंजाम दिया। बेहद जोखिम भरे इस ऑपरेशन में डॉक्टर्स की टीम को सफलता मिली और आज वो मरीज नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रहा है। सलमान है, मैं यूपी जिला संभल गांव गुमसानी का रहने वाला हूं और मुझे ट्यूमर की प्रॉब्लम थी। जो प्रॉब्लम सन 2018 से थी। मैं इधर उधर की दवाइयाँ करते करते थक गया था। मुझे फिर अब यानी सन 2025 में मुझे जो एम्स का पता मिला, मैंने जो धीरे धीरे कोशिश करने के बाद में मैं यहाँ पर पहुँचा। जैसे ही यानी ऋषिकेश एम्स में यानी मैं पहुँचा और मैं हड्डी विभाग से मैं जो मिला, जो हड्डी विभाग में मेरे यानी डॉक्टर हैं जो उनसे मिला और जो है उन्होंने मुझे मेरे जो ये ट्यूमर की जो प्रॉब्लम है ये सोल्व की। मुझे उससे बहुत राहत मिली और इस यानी रात में अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ। देहरादून नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को और ज़्यादा तकनीकी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। आज निगम की डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण सेवा से जुड़ी गाड़ियों के चालकों को मोबाइल फोन वितरित किए गए ताकि वो नागरिकों, वार्ड पार्षदों और संबंधित अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकें। इस योजना का शुभारंभ मेयर सौरभ थपलियाल ने और नगर आयुक्त नमामि बंसल की उपस्थिति में किया गया। पहले चरण में 40 मोबाइल फोन दिए गए जिनसे 25 वार्ड को लाभ मिला है। आने वाले समय में 234 मोबाइल फोन और वितरित किए जाएंगे। निगम के सभी 100 वार्डों को इस डिजिटल सुविधा से जोड़ा जाएगा। के संदर्भ में कुछ शिकायतें लगातार हमको मिल रही थी, तो इसके मद्देनज़र आज हमने क्या किया है कि अपनी जितनी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं उनके चालकों को तो हमने एक मोबाइल नंबर यहाँ से दिया है, जो कि हम वहाँ के पार्षद और स्थानीय जनता के पास वो मोबाइल नंबर रहेगा। और कभी अगर कूड़ा उठाने की गाड़ी सही समय पर नहीं आ रही है या इस समय कहाँ पर है, कितनी देर में उनके घर तक पहुँच रही है, तो उनको इस संदर्भ में आसानी होगी और निश्चित तौर पे एक मॉनिटरिंग भी उनके ऊपर रहेगी। तो निश्चित तौर पे कूड़ा उठान जो है वो व्यापक तरीके से और अच्छा हो सकेगा।
बहुत बड़ी समस्या है पूरे शहर की, तो क्या लगता है आपको मोबाइल से कुछ इसमें मदद मिलेगी? नहीं, निश्चित तौर पे एक मॉनिटरिंग हम उनकी यहाँ नगर निगम के द्वारा कर रहे हैं। आप ये मोबाइल नंबर दिए हैं, इनको हमने हिदायत दी है कि कोई भी मोबाइल नंबर ऑफ नहीं होना चाहिए। सारे जो भी कॉल्स आएंगे उनको अटेंड करना है। साथ ही अब जब क्षेत्र की जनता और पार्षद जब लगातार उनसे बात करेंगे तो उनको पता रहेगा कहाँ पर गाड़ी आई है, कहाँ पर नहीं आई है, और उस हिसाब से क्षेत्र की जनता का भी जो है उनकी शिकायतें वो भी दूर होंगी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम रहेगा। देहरादून से खबर है, जहां 5 बालिकाओं को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए हैं। इसके तहत अब तक तकरीबन 38 बेटियों को 13 लाख रुपए से ज्यादा की मदद मिल चुकी है। इस दौरान जिलाधिकारी ने अभिभावकों से मुलाकात की है और कहा है कि बेटियों को पढ़ने से ना रोके, उन्हें नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट से मदद मिलती रहेगी। दरअसल आपको बताते चले कि नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के जरिए जरूरतमंद बेटियों को पढ़ने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है, ताकि किसी बेटी की पढ़ाई ना रुके, बेटियां अपने सपनों को साकार कर सके। उनकी प्रेरणा से जो हमारे जिले का इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा, वो सक्सेसफुली रन कर रहा है और इसी श्रृंखला में आज 5 बच्चों की एजुकेशन को फिर से एनेबल किया गया है। हमारी ग्राउंड टीम जिसमें हमारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स, पटवारी, हमारे बीडीओज, तहसीलदार सब सम्मिलित हैं। वो बहुत त्वरित गति से एलिजिबिलिटी चेक्स करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, जिससे जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड बालिकाएं हैं उनको वरीयता देते हुए विद इन 15 to 20 डेज उनको चेक प्रदान कर दिया जाता है और उनकी पढ़ाई रिज्यूम हो जाती है। अब तक हमारी 38 बालिकाओं की पढ़ाई इनेबल की जा चुकी है स्कूल, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, और आगे भी ये जो योजना है निरंतर चलती रहेगी। उद्देश्य यही है कि हमारे वास्तविक जीवन की जो नंदा सुनंदा देवियां हैं वो ऐसी बालिकाएं हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गई या फैमिली ट्रेजेडीज हो गई और उसके चलते इनकी पढ़ाई छूट गई, इनको ड्रॉप आउट करना पड़ा, लेकिन इनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है और जो स्पार्क है वो काफ़ी इंटेंस है। तो ज़िला प्रशासन का ऑनरेबल सीएम के निर्देशन में ये कर्तव्य है कि उस स्पार्क को ऑनर करें और किसी भी तरह से हम फंड्स चैनलाइज करते हुए इन बच्चों को, बालिकाओं को आगे। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के दादूबास गांव की महिलाओं ने खुद सहायता समूह की एक सदस्य पर समूह के खाते से लाखों रुपए निकालने और दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि ब्लॉक कार्यालय में इस पूरे मसले को लेकर जोरदार हंगामा किया गया। महिलाओं का कहना है कि ये महिला उनकी मेहनत की कमाई को धोखे से हड़प रही थी। उन्होंने बीडीओ मानस मित्तल को शिकायत पत्र सौंपकर मामले की गहन जांच और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीडीओ ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए सभी संबंधित पक्षों को शनिवार को बैठक के लिए बुलाया है। जल्द ही उचित कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। संगठन का नाम है महिला शक्ति, जिसमें घोटाला हो रखा है। सक्रिय महिला ना और कोषाध्यक्ष ने कविता ने करा है। कैसा घोटाला हुआ? ये हुआ है कि सब महिलाएं बचत देती है वहाँ पे, उनका सब महिलाओं ने हिसाब मांगा तो दिया नहीं, तो मार पिटाई पे बात आती है। 8 लाख का घोटाला है। बिल्कुल मामला ये था जी, बिना पूछे ही 8 लाख रुपए काट रखे हैं शिवानी और कविता ने, बिना अध्यक्ष के बताए और बिना साइन के ही। एक हम लोगों को विकासखंड बहादुराबाद में एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें दादूबास ग्राम पंचायत में महिला शक्ति नाम से एक ग्राम संगठन है और जिसके अंतर्गत 18 समूह है। तो वहाँ पे समूह की कुछ महिलाओं ने और अध्यक्ष के ओर से हम लोग को एक पत्र प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया था कि जो सक्रिय महिला है उसके द्वारा कुछ पैसा बिना ग्राम संगठन की जानकारी के पैसा निकाला गया है और अन्य कुछ और आरोप लगाए गए थे। कुल उनका जो शिकायती पत्र था 10 बिंदुओं पर था। तो कल हम लोगों ने जो सभी महिलाएं थी उस संगठन से संबंधित और जिनके खिलाफ शिकायत करी गई थी सक्रिय महिला शिवानी जी के लिए, उस खबर रामनगर से है। यहां पर गढ़वाल को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राज्यमार्ग एक बार बरसाती नाले अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। वहीं हर साल मानसून आता है और ये नाले उफान पर आ जाते हैं, जिससे वाहन चालक और राहगीरों को काफी जोखिम
होता है और जोखिम इस लिहाज से होता है और जोखिम भरा देखकर इसको पार करना पड़ता है। दरअसल आपको ये बताते चले, इन पुलों के लिए केंद्र सरकार ने करीब 14 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की थी। धनगढ़ी में 150 मीटर लंबे पुल की लागत तकरीबन 7 करोड़ 65 लाख रुपए और नाले पर 90 मीटर लंबे पुल की लागत तकरीबन 6 करोड़ 35 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, लेकिन आज बदहाली के आंसू रो रहा है। रामनगर में मानसून के दौरान कुछ एरियाज़ में बड़ी समस्या होती है, जैसे धनगढ़ी पनोद नाला है, उसमें पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, बड़ी तेज़ गति से चल रहा है, लेकिन अभी संभावना है कि मानसून तक पूरा नहीं हो पाएगा। तो वहाँ मशीनों की व्यवस्था है, कार्मिकों की तैनाती है, वो सब व्यवस्थाएं करी जाएंगी। सावलदे में जो चेक डैम वगैरह लगाने का काम था वो वन विभाग ने, सिंचाई विभाग ने कुछ किया है। भरतपुरी पंपापुरी का भी आज मेरे पास मामला आया था कि जहां नालियां बनाई गई थी जल निकासी के लिए। तहसीलों में कंट्रोल रूम सेटअप करे गए हैं, बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। विभागों को 24/7 की तर्ज पर अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम फंक्शनल रहेगा, कोई भी समस्या ना हो और कोई आपदा आए, कोई ऐसी परिस्थिति आए आकस्मिकता की, तो उसमें जो विभाग का रिस्पांस है उसमें कम से कम टाइम लगे, त्वरित रिस्पांस हो पाए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ये बहुत लंबे से ये धनगढ़ी का पुल का और पनोद नाले का निर्माण जो है लटका हुआ है और ये आशा थी जनता को कि इस बरसात के सीज़न से पहले ये हो जाएगा, लेकिन जो है ठेकेदार की कमी की वजह से और अन्य कारणों से जो है ये जो है समय पर नहीं हो पा रहा है। और वहाँ पर अभी बीच में जो है मिट्टी पुल के लिए मिट्टी का रोना रोया जा रहा था। हमारे समझ में नहीं आता है कि मिट्टी का रोना जो है क्यों रोया जा रहा है। ठेकेदार के बॉन्ड में जो है मिट्टी की का भी जो है बॉन्ड बना होगा, वो कहीं से भी व्यवस्था करेगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी ना तो जो है वन विभाग की है, ना कि किसी NS वालों की है, ना ही प्रशासन की है कि मिट्टी की व्यवस्था कहाँ से होगी। ये तो ठेकेदार को खुद करनी पड़ेगी मिट्टी की व्यवस्था उसके लिए। खबर मसूरी से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बढ़ती ट्रैफिक समस्या और क्षेत्रीय विकास को लेकर सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था और दीर्घकालीन विकास योजनाओं की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही अग्रवाल ने मसूरी की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की और कहा है एक मजबूत मास्टर प्लान तत्काल लागू किया जाना चाहिए। ढाका और देहरादून का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और राजनेता होने के नाते भी मैंने जो व्यवस्थाएं मैं यहाँ देख रहा हूँ या देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था देख रहा हूँ, उससे मेरे मन में चिंता जागृत हुई और इसीलिए मैंने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मसूरी के लिए एक स्पेशल प्लान बनना चाहिए। उसमें सब विभागों को इंक्लूड करना चाहिए, नगर पालिका को भी, MDDA को भी, सब विभागों को, और इंक्लूड करते हुए एक विस्तृत प्लान होना चाहिए जो मुख्य सचिव की गाइडेंस में हो और उसमें जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हों, चाहे और जनप्रतिनिधि हों, और ख़ास करके जो हमारे यहाँ लोकप्रिय विधायक हैं गणेश जोशी जी, उन सब से बैठ के राय मशवरा करके एक विस्तृत प्लान बनना चाहिए। उसके साथ साथ मसूरी के लिए मैं समझता हूँ कि जो आगे आने वाले वर्ष हैं वो और चिंताजनक है। हमारे लिए एक स्पेशल ट्रैफिक टास्क फोर्स बनना अति आवश्यक है। उसका गठन जरूर होना चाहिए और अविलंब होना चाहिए। वो जो है मसूरी की जो टोटल ट्रैफिक व्यवस्था है देहरादून से लेके मसूरी तक और मसूरी के पूरे एरिया में, वो आज बहुत चिंताजनक है। मसूरी में जिस तरह से आज यहाँ पर आपादापी मची हुई है वो बहुत चिंता का कारण है। चलो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।